हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर कुछ इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी अभी तक टॉपिक कवर किए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा जहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम खत्म खराब किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में अब आपके बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की फैक्ट्स है कि टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज इन इंडिया। एफडीआई एफडीआई में वो कौन सी टॉप कंट्रीज हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मॉरिशस मॉरिशस इस समय टॉप पर है। इससे पहले सिंगापुर हुआ करता था, पर अभी जो 2024-25 की अगर डेटा देखें तो मॉरिशस पहले पर नंबर पे आता है, जो कि 25% एफडीआई मॉरिशस से आती है। टोटल एफडीआई में 23% सिंगापुर में। अगर आप देखेंगे तो रफली 50% अराउंड तो सिंगापुर और मॉरिशस से ही आ जाता है। और ये यूएसए से 9% एफडीआई आता है, नीदरलैंड 7% एंड जापान 6%। तो अगर आप यहाँ देखें तो जो सबसे ज्यादा आता है वो मॉरिशस और सिंगापुर, अराउंड 50%। अगर टोटल एफडीआई इनफ्लो इन 2020-23-24 की बात करें तो उस ईयर 70.95 बिलियन यूएसडी था टोटल एफडीआई, जो कि इंक्रीज हुआ था 2024-25 में पहले क्वार्टर में 40.02 बिलियन यूएस डॉलर। देख सकते हैं काफी ह्यूज अमाउंट है, जहां पूरे 23-24 फाइनेंशियल में 70.95 बिलियन डॉलर आया। वहीं अकेले फर्स्ट क्वार्टर में ही 40.01 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई इनफ्लो हुआ। अगर हम टॉप सेक्टर वाइज बात करें कि वह कौन से सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्वेस्ट किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा है पहले नंबर पे सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में टोटल एफडीआई का 16% एफडीआई आता है। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में 15% आता है। ट्रेडिंग में थर्ड नंबर पे है, वो उसमें आता है 6%। टेलीकम्युनिकेशन में 6% एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 5%। देखिए, आपका सीक्वेंस याद करना जरूरी है कि किस कंट्री सबसे ज़्यादा आता है, किस कंट्री से कम आता है, और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है। सर्विस सेक्टर में सबसे कम, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5%, और भी है, लेकिन टॉप 5 आपको देखना है। तो ये टॉप 5 सेक्टर हैं। अगर वहीं हम स्टेट वाइज बात करें कि टॉप 5 स्टेट रिसीविंग एफडीआई, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 30%। अब देख सकते हैं कि अकेले महाराष्ट्र ही 30% एफडीआई कवर करता है। और सेकंड नंबर पे कर्नाटका, जहां पर 22% टोटल एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होता है। गुजरात थर्ड नंबर पे है 17%। दिल्ली 13% एंड तमिलनाडु 5%। अगर आप देखेंगे तो मेजर जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात है, 70% तो टोटल यही कवर कर ले रहे हैं। और अदर स्टेट जैसे, अब अगर आप इधर आएंगे नॉर्थ में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ तो एफडीआई का मतलब बहुत ही लो है। 5% से भी ज़्यादा लो है, 1%, आधा परसेंट करीब इतना ही होगा। जो टॉप, आप इसी वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात आप देखेंगे कि हाई डेवलप्ड स्टेट्स हैं। इनका एक बड़ा रीजन यह भी है कि यहाँ पर हाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, या इन्वेस्टमेंट जो होता है एफडीआई के थ्रू वो ज़्यादा होता है। अगर एफडीआई पॉलिसी सेक्टोरल कैप्स ऑफ एंड रूट की बात करें, तो सेक्टर वाइज अगर एफडीआई परमिटेड की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 74% आता है एंड गवर्नमेंट रूट से अप टू द 100%। पहले ये 74% था गवर्नमेंट रूट से भी, लेकिन लास्ट ईयर इसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया। एंड डिफेंस में अगर ऑटोमेटिक आएगा तो 74%, गवर्नमेंट के रूट थ्रू से आएगा तो 100% एफडीआई आ सकता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक रूट की बात करें, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मेडिकल डिवाइसेस में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से, थर्मल पावर में 100%, इंश्योरेंस में 49%, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट में 49%,
एंड पेंशन सेक्टर में भी 49% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से, एंड पावर एक्सचेंज में भी 49%, पेट्रोलियम रिफाइनेंसिंग एंड पीसीयू में 49% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आता है। अगर हम गवर्नमेंट रूट की बात करें कि गवर्नमेंट रूट से किस सेक्टर में कितना एफडीआई आता है, फूड एंड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग में 100% गवर्नमेंट रूट से, कोर इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज हैं उनमें जो 8 कोर कंपनीज हैं इंडिया की, उसमें अगर आपको करना है तो 100%, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर अगर फॉरेन का है वो उसमें 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट थ्रू से, सैटेलाइट वर्क में 100%, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर इंडियन अगर है तो उसमें सिर्फ 26%, अगर वो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन प्रिंट मीडिया कोई न्यूज़पेपर या कुछ, तो उसमें 26% ही एफटीआई गवर्नमेंट रूट से आ सकती है। बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% एफडीआई अलाउ है गवर्नमेंट रूट से, एंड ब्रॉडकास्टिंग कनेक्ट सर्विसेज में 49% एफडीआई आ सकता है गवर्नमेंट रूट से। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां एफडीआई पूरी तरह से बैन है, यानी प्रोहिबिटेड है कि वहां पर एफडीआई नहीं आ सकती, मतलब आप कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो जिस ऐसे कौन सेक्टर हैं जहां एफडीआई परमिट नहीं है, जिस जहां पर वो है एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज, उसमें से भी एक्सेप्शन कुछ है, उसमें है स्पेसिफाइड एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इसको छोड़ के, ठीक। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन है, इसमें आप एफडीआई अलाउ नहीं है, निधि कंपनी जो है उसमें अलाउज नहीं है, चिट फंड में अलाउज नहीं है। अगला है ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में भी नहीं, टीडीआर में भी अलाउ नहीं है। गैम्बलिंग और जो बेटिंग होता है उसमें भी एफडीआई परमिट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स और जो भी तंबाकू, ये सब चीजें हैं, इनमें भी एफडीआई पूरी तरीके से बैन है कि इसमें एफडीआई नहीं आ सकता। रियल एस्टेट बिजनेसेस में भी एफडीआई बैन है, लेकिन किसमें, अदर देन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट छोड़ के जो भी रियल एस्टेट का है उसमें भी परमिट नहीं है कि एफडीआई आए। ओके, अगला है रिमिटेंस, एक्सटर्नल डेब्ट एंड एफडीआई रिसिप्ट्स के बारे में। अगर हम इंडियाज एज अ रिसिपिएंट ऑफ द रिमिटेंस की बात करें, तो अगर देखें तो इंडिया हैज बीन अ लार्जेस्ट रिमिटेंस रिसिपिएंट ऑफ द रिमिटेंस ग्लोबली, यानी कि इंडिया जो है अगर रिमिटेंस के मामले में देखें तो सबसे नंबर 1 पे है, यानी कि अगर दूसरे देशों से कमा के भारत में पैसा जो आता है वह सबसे ज्यादा इंडिया में आता है। अगर 2010-11 में देखें तो 55.5 बिलियन यूएस डॉलर रिमिटेंसेस इंडिया में आता था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 118.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, लगभग 12-13 सालों में वो दुगना हो गया। ठीक, अगर मेन सोर्स बात करें कि वह कौन सी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आता है इंडिया में, तो वह है यूएसए। यूएसए से 27%, देख सकते हैं कि लगभग 27.7% आता है। वहीं यूएई दूसरे नंबर पे जैसे 19.2%, यूके से 10% और सिंगापुर से 6.6%। ये टॉप 4 कंट्रीज है जहां से सबसे ज्यादा रिमिटेंसेस भारत आता है। यूएसए 27, अगर मोटा मोटा याद करिए आप ना, यूएसए 27, यूएई 19, सिंगापुर 10, यूके 10, सिंगापुर 6। ओके, अगर स्टेट वाइज रिमिटेंसेस की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द remittances share about the 20.5%, 20.5% remittances महाराष्ट्र में आता है। वहीं सेकेंड नंबर पे केरला है जहां 19.7% रेमिटेंसेस आता है। ओके, अगर इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जीडीपी रेशियो की, तो दिसंबर 2023 में वो 19.1 था, वहीं दिसंबर 2024 में यह एस्टिमेट किया गया था कि दिसंबर 2024 तक यह 19% हो जाएगा। ओके,
कितना कितना कम हो रहा है, 0.1%। जो हमारा एक्सटर्नल डेप्थ टू जीडीपी रेशियो है वो घट रहा है। 2023 में 19.1 था, वहां से घट के वो 19% हो गया है, होने का एस्टिमेट किया गया है। अगला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की बात करें तो कौन से ऐसे टैक्स है जो कि जीएसटी के अंदर आ गए थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी का। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसमें भी एक्सेप्शन है कि ऑन सम प्रोडक्ट लाइक पेट्रोलियम को छोड़ दिया गया था, इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम को छोड़ के सेंटर की जितनी भी एक्साइज ड्यूटी है वो जीएसटी के अंदर जाया गया था। और सारी सर्विसेज टैक्स जो भी है वो भी जीएसटी के अंदर आ गई थी। ये सेंट्रल टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर के वो कौन से टैक्स है जो जीएसटी के अंदर आए थे, ठीक है। अगला सेंट्रल सेल्स टैक्स को भी जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया था, और एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम को भी ऐड कर दिया गया था जीएसटी में। अगर स्टेट टैक्स की बात करें, लोकल टैक्स की बात करें, तो जो वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता था या सेल्स टैक्स लगता था वो भी जीएसटी में ऐड कर दिया गया। लग्जरी टैक्स को भी जीएसटी में ऐड कर दिया गया। इंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लोकल बॉडी टैक्स, यानी कि इंटरटेनमेंट जैसे मेले पे टैक्स लगता है या फिर कोई लोकल कुछ हो रहा है विलेज या म्युनिसिपल लेवल पर, तो उसको छोड़ के जितने भी इंटरटेनमेंट टैक्स है वो जीएसटी के अंदर आ गए थे। ऑक्टोरी एंड द एंट्री टैक्स को भी, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन द एडवर्टाइजमेंट टैक्स को जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया था। स्टेट सेंसस एंड द सरचार्ज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी जीएसटी के अंदर सम्मिलित कर दिया गया था। अगला जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो फाइनेंस कमीशन, क्राइटेरिया एंड चेयरमैन। ये यूजीसी का काफी फेवरेट टॉपिक है, या फिर चेयरमैन से पूछ लेगा या क्राइटेरिया से पूछ लेगा। उसमें से दो हमें देखने हैं। एक देखना है हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन क्राइटेरिया में 14th फाइनेंस कमीशन 2015 से 2020 तक था, और अगला हमें 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में देखना है। अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो उन्होंने इनकम डिस्टेंस के बेसिस पर 50% दिया था। पॉपुलेशन 1971 के बेसिस पर 17.5%, पॉपुलेशन 2011 के बेसिस पर 10% इनकम शेयर, एरिया के बेसिस पर 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस पर 7.5%, और उन्होंने इसमें डेमोग्राफिक और टैक्स सेपरेट की बात नहीं की गई थी। इसको आप अच्छे से याद कर जाइएगा। इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे ज्यादा इनकम को 50%, पॉपुलेशन 1971 में 17.5%, पॉपुलेशन 2011 में 10%, एंड एरिया को 15%, और फॉरेस्ट और इकोलॉजी को 7.5%। टोटल ऐड करेंगे तो 100% होगा। ये 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग है। बट अगर वहीं पर देखेंगे आप 15th फाइनेंस कमीशन जब आया 2021 में, तो उसमें जो इनकम को था उसको 50 से 45 कर दिया गया। कितना, जहां वहां 50 था वहां 45 कर दिया गया। और जो पॉपुलेशन 1971 के बेसिस पे दिया जाता था उसको हटा दिया गया। अब 1971 के बेसिस पे कुछ नहीं दिया जाएगा। वहीं पॉपुलेशन जो 2011 है वहां कहा कितना था, 10% था, उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। और एरिया उसमें 14 में भी 15% था, इसमें भी एरिया को 15% ही रखा गया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% कर दिया गया, जहां पहले 7.5% था। और दो नए ऐड कर दिए गए, वो था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जिसको 12.5% एंड टैक्स एफर्ट को 2.5%। यानी कि जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट को कितना फंड देगी, कितना पैसा देगी अपने पूरे टैक्स में से, वो इसी बेसिस पर निर्धारित किया जाता है। तो ये दोनों आपको याद करने हैं कि 14th में क्या था और 15th में क्या था, और इसका सीक्वेंस क्या होगा, ये चीजें आपको अच्छे से देखनी है। अगला हम लिस्ट ऑफ चेयरमैन देखने वाले हैं कि 1st to 16th तक कौन कौन चेयरमैन कब हुए हैं। इससे भी जनरली क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी इससे आया था, तो होप सो कि शायद इस बार भी पूछ लें। कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आपको तो पढ़ना ही है। मुझे जहां तक लग रहा है इस बार ये जो हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, ये 14-15 का आपको अच्छे से करके जाना, इससे आना बहुत चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अगर हम लिस्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन की बात करें तो
फर्स्ट थे केसी नियोगी 1951, दूसरे थे के संथानम 1956, तीसरे थे ए की चंद्रा 1960 में, और डॉक्टर पीवी राजा राजा मन्नर वो थे 1964 में, महावीर त्यागी जी थे 1968 में, ब्रह्मानंदा रेड्डी जी हुए 1972 में। कौन से 6 नंबर के थे? अब नंबर भी याद करते चलिएगा। 7th नंबर पे जे एम सेलात हुए 1977 में। उसके बाद 8वें जो थे चेयरमैन वाई बी चौहान थे, वो थे 1982 में। 9वें थे एन के पी साल्वे 9वें थे 1987 में। 10वें थे केसी पंत जी हुए थे 1992 में। 11वें थे ए एम खुसरो जी 1998 में। और 12वें थे डॉक्टर सी रंगाराजन, ये 2002 में चेयरमैन बने थे। और 13वें थे विजय कालेकर, वो 2007 में बने थे। 14वें थे वाई बी रेड्डी जो 2013 में बने थे। और 15वें थे एन के सिंह जो 2017 में बने थे। और लेटेस्ट 2024 में अरविंद पनगड़िया को नया चेयरमैन 16 फाइनेंस कमीशन का नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये जो पूरी लिस्ट है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, 5-6 बार पढ़ लेंगे तो जहां तक है लगभग याद हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, अब कुछ पावर्टी लाइन देखें। कुछ पावर्टी से रिलेटेड कमेटी है जो कि जिसका सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है क्रोनोलॉजी लगाने को। तो इसको मैं DALTR से याद किया था कि डालतर करके मैंने ऐसे मतलब याद किया था। डी से डांडेकर रथ जो कि 1971 में आई थी। अलग कमेटी ए से हो गया अलग कमेटी जो कि 1979 में आई थी। लकड़वाला कमेटी 1993 में, एंड तेंदुलकर कमेटी 2009 में, और रंगाराजन कमेटी 2012 में। तो आप अगर ये DALTR याद कर लेंगे तो एक सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। आप कोशिश करिए ना ऐसे कि बना बना कर कुछ सिनोनिम्स बनाकर आप याद करें, जैसे डी से डांडेकर रथ, ए से अलग कमेटी, एल से लकड़वाड़ा कमेटी, टी से तेंदुलकर और आर से रंगाराजन। तो एक सीक्वेंस अगर आपको ईयर नहीं भी याद आता है तो सीक्वेंस तो याद रहेगा, क्रोनोलॉजी लगाने में आसानी होगी। ठीक, कुछ अगर और देखें तो उससे पहले की अगर बात करें तो नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 में आया था। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। और नेशनल प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप 1962 में आया था। ओके, जो अगला है वह नेशनल इनकम एंड मनी सप्लाई में, हाँ, नेशनल इनकम एंड मनी सप्लाई, उसमें अगर इंडिया साइज ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो इंडियाज नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और अगर पीपीपी की बात करें परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जीडीपी करंट प्राइस पर 4th लार्जेस्ट एंड पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। अगर 24-25 में शेयर ऑफ जीडीपी की बात की जाए तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन जो था वो एक्सपेंडिचर वह 56.3% था। 56.3% प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था। सेकेंड नंबर पे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था जो कि था 9.3%। थर्ड नंबर पर ग्रॉस, सही नंबर नहीं है, मतलब शेयर है। सबसे ज्यादा देखेंगे क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 9.3% था। और सेकेंड हाईएस्ट जो था वो था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो था 33.5%। और उसके बाद बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट था इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि 23.2% था। एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज की बात करें तो 22.6% था। और गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर सबसे सेकेंड लोएस्ट था 9.3, और सबसे जो कम था चेंज इन स्टॉक वैल्यूएबल स्टैटिस्टिकल डिस्पेरेंसी जो था वो 2.5% था। ठीक, अब हम कुछ ग्रोथ प्रोजेक्शन देख ले रहे हैं एज ए पर रिसेट ऑफिशियल एस्टीमेट जो थे उसके अकॉर्डिंग। तो रियल जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में प्रोजेक्शन की गई थी 6.5%। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ 2011-12 बेस पर 2024-25 के लिए 6.4% एस्टीमेट की गई थी।
नॉमिनल जीडीपी 9.9% एस्टिमेट की गई थी और नॉमिनल जीवीए ग्रोथ 9.5% एस्टिमेट किया गया था। अगर हम एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ की बात करें तो 23-24 में 2.7% था और 24-25 में एस्टिमेट किया गया था कि 4.6% रहेगा। अब हम कुछ मॉनेटरी एग्रीगेट देखने वाले हैं आरबीआई डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। यह जो है वह 1998 में जो आरबीआई की, एक मिनट मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें शायद छूट गई हैं। आई थिंक यह, जस्ट वेट, हाँ, यह जो मतलब डिफिनेशन है मॉनेटरी एग्रीगेट की, यह 1998 में वाईवी रेड्डी कमेटी, एक कमेटी मनी सप्लाई वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जो कि 1998 में थी। कब? 1998 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, उसके चेयरमैन वाई वी रेड्डी थे। ठीक, वाई वी रेड्डी जी इसको चेयरमैन थे। उसने एक नई मॉनेटरी एग्रीगेट दिया जिसमें एएनएम, एएनएम का मतलब है करेंसी विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक, वहीं एएनएम टू का मतलब है एएनएम वन शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग एंड अप टू द कंस्ट्रक्चुअल मॉनेटरी ऑफ 1 ईयर, मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक, वन एएनएम वन में क्या है, 1 ईयर का मेच्योरिटी है। अगर एएनएम थ्री की बात की जाए तो वह है एएनएम टू प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट्स। ठीक, अगला एल वन की बात की जाए तो वह है एएनएम थ्री प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसको आप अच्छे से याद करिए क्या है डिफिनेशन, किसमें कौन सा आता है। अगर L2 की बात की जाए तो L2 इक्वल टू L1 प्लस टर्म डिपॉजिट विथ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक। ओके, अगला है L3, L3 इक्वल टू L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्लस टर्म बोरोइंग बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, जो यल है वो मेजर आर ब्रॉड लिक्विडिटी एग्रीगेट सप्लाई को इंडिकेट करता है जो आरबीआई यूज करती है। ठीक, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये मॉनेटरी एग्रीगेट है न्यू 1998 वाला, जहां पहले M1 M2 M3 था, तो आजकल ये गया M1 M2 M3, जो पहले पूछता था अब नहीं पूछता। अब जहां अब यूजीसी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, वो भी थोड़ा एडवांस हो रही है, तो अब वो नए वाला पूछते हैं 1998 वाला। तो उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा कि एएनएम में क्या आता है, एएनएम टू में क्या आता है, एएनएम थ्री में क्या आता है, L1 L2 L3 में क्या आता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके काम, सबसे जरूरी है कि आपके काम आए। अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। देन ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्टिव चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।